नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे दौर की जब उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य बिखर गया और उसकी जगह लेने के लिए एक जबरदस्त होड़ मच गई। ये कहानी है गुप्त साम्राज्य के बाद के भारत की, एक ऐसा समय जो उथल-पुथल से तो भरा था, पर जिसने आने वाले भारत की शक्ल ही बदल दी। तो हुआ ये कि 5वीं सदी के आखिर तक आते-आते हूणों के हमले और अंदरूनी कमजोरियों ने शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य को खत्म कर दिया। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम, मतलब सत्ता का एक खालीपन पैदा हो गया। अब सवाल ये था कि एक साम्राज्य तो गिर गया, पर उसकी जगह पर राज कौन करेगा? यही वो सवाल था जिसने अगली कई सदियों तक उत्तर भारत की राजनीति की दिशा तय। गुप्त साम्राज्य के पतन का एक और बड़ा नतीजा निकला। सत्ता का जो केंद्र था वो भी बदल गया। पाटलिपुत्र, जो सदियों से मगध और गुप्तों की शानदार राजधानी रहा, अब उसकी चमक फीकी पड़ गई थी। उसकी जगह ले ली थी एक नए शहर ने, कन्नौज। अब कन्नौज ही वो ग्रैंड प्राइज था जिसे हर बड़ा राजा हासिल करना चाहता था। इसी दौर में एक और बहुत बड़ा बदलाव आया जिसे हम सामंतवाद या फ्यूडलिज्म कहते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब ये था कि अब देश पर किसी एक केंद्रीय राजा का कंट्रोल नहीं था, बल्कि अलग अलग इलाकों के सरदार, जिन्हें सामंत कहा जाता था, वो बहुत ताकतवर हो गए। उन्होंने अपने अपने छोटे छोटे राज्य बना लिए और पूरा उत्तर भारत एक दूसरे से लड़ने वाले इन राज्यों में बंट गया। और सच पूछे तो यही वो मोड़ था जिसने भारत को प्राचीन काल से मध्यकाल में ला खड़ा किया। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। इस पावर वैक्यूम को भरने के लिए जो सबसे पहले और सबसे तगड़े दावेदार बनकर उभरे, वो थे गुर्जर प्रतिहार। उन्होंने सीधे कन्नौज पर अपना दावा ठोक दिया। गुर्जर प्रतिहार वंश में एक से बढ़कर एक शासक हुए। हरिश्चंद्र ने इसकी नींव रखी तो नागभट्ट प्रथम और वत्सराज जैसे राजाओं ने साम्राज्य को बहुत मजबूत किया। लेकिन इस वंश का सबसे बड़ा नाम अगर कोई था तो वो थे मिहिर भोज प्रथम। हालांकि महिपाल के समय से इनका पतन शुरू हो गया और यशपाल इस वंश के आखिरी राजा साबित हुए। शुरुआती प्रतिहार कितने ताकतवर थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ग्वालियर के शिलालेख में राजा नागभट्ट प्रथम को म्लेच्छों का नाशक कहा गया है। ये उपाधि उन्हें इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने विदेशी हमलावरों को बुरी तरह से खदेड़ दिया था। लेकिन अगर प्रतिहार साम्राज्य के असली संस्थापक की बात करें तो उसका श्रेय वत्सराज को दिया जाता है, और उन्होंने ही कन्नौज पर कब्जे के लिए इतिहास का वो मशहूर त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू किया। ये एक जबरदस्त 3 तरफा लड़ाई थी जिसमें गुर्जर प्रतिहार, बंगाल के पाल और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट, ये 3 महाशक्तियां आपस में भिड़ गईं। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज का एक अंत होता है। राजा महिपाल के राज तक आते आते इतना बड़ा गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य भी कमजोर पड़ने लगा, और जैसे ही मौका मिला उनके अपने ही सामंतों ने खुद को आजाद घोषित कर दिया और अपने अपने शक्तिशाली राजवंशों की नींव डाल दी। तो प्रतिहार साम्राज्य जब टूटा तो उसके टुकड़ों पर कौन कौन सी नई ताकतें उभरीं? देखिए, मुख्य रूप से 4 बड़े नाम सामने आए। शाकंभरी के चौहान, कन्नौज के गहड़वाल, जेजाक भुक्ती के चंदेल और मालवा के परमार। हर किसी का अपना इलाका था और अपना एक शक्तिशाली राजा। इनमें से चौहानों की बात करें तो उनका नेतृत्व कर रहे थे मशहूर पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। वो दिल्ली और अजमेर के इलाके में एक बड़ी ताकत बन चुके थे। उनकी कहानी तो इस दौर के सबसे ड्रामेटिक चैप्टर्स में से एक है। अब दूसरी तरफ थे गहड़वाल, जिनके आखिरी बड़े राजा थे जयचंद्र, और इनके पास था वो शहर जिसके लिए सारी लड़ाई थी, कन्नौज। जाहिर है चौहानों के साथ इनकी दुश्मनी तो होनी ही थी। कहा तो ये भी जाता है कि पृथ्वीराज ने जयचंद्र की बेटी संयोगिता का अपहरण कर लिया था, जिससे ये दुश्मनी और भी गहरी हो गई। बाकी प्रतिद्वंद्वियों की बात करें तो चंदेलों को कौन नहीं जानता। आज भी उनके बनाए खजुराहों के मंदिर दुनिया भर में मशहूर हैं। राजा धंग ने उन्हें प्रतिहारों से पूरी तरह आजाद कराया था और विद्याधर उनके सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। और हाँ, मालवा के परमारों को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। इनका नेतृत्व किया था महान राजा भोज ने। वो सिर्फ एक योद्धा राजा नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े विद्वान थे। उनकी विद्वता के कारण उन्हें कविराज यानी कवियों का राजा तक कहा जाता था। सोचिए, उन्होंने वास्तुकला, दवा और दर्शन जैसे विषयों पर कितनी ही किताबें लिखीं। अब देखिए, जब ये सारे भारतीय राज्य आपस में ही सत्ता के लिए लड़ झगड़ रहे थे, तब उत्तर पश्चिम की तरफ से एक नई और बहुत खतरनाक ताकत इस पूरे खेल में एंट्री ले रही थी।
इन राज्यों की आपसी फूट ने, सच कहें तो बाहरी हमलावरों के लिए दरवाजा खोल दिया था। ये कुछ ऐसी तारीखें और लड़ाइयां हैं जिन्होंने उत्तर भारत का नक्शा ही बदल डाला। शुरुआत 1018 में हुई जब महमूद गजनवी ने प्रतिहार राजा राज्यपाल को हराया, लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुई 1191 और 1192 की तराइन की लड़ाइयां, और फिर 1194 का चंदावर का युद्ध। तराइन की लड़ाइयाँ ये इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हैं। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से हरा दिया, लेकिन मोहम्मद गोरी ठीक एक साल बाद 1192 में और भी ज्यादा तैयारी के साथ वापस लौटा और उसी मैदान पर उसने पृथ्वीराज को हरा दिया। ये एक ऐसी हार थी जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। तराइन में मिली ये हार इन आपस में बिखरे हुए राज्यों के ताबूत में आखिरी कील जैसी थी। इन हमलों ने पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत हुई। तराइन के बाद तो जैसे एक एक करके सारे बड़े किले ढहने लगे। 1194 में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के जयचंद्र को हरा दिया। इसके बाद उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहले चौहानों से दिल्ली पर कब्जा किया और फिर 1203 में चंदेलों से कालिंजर का किला भी छीन लिया। तो इस तरह सदियों से चला आ रहा ये आपस में लड़ने वाले राज्यों का दौर खत्म हो गया। पुरानी व्यवस्था राख बन चुकी थी, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल हवा में तैर रहा था। इस राख के ढेर से अब कौन सी नई व्यवस्था जन्म लेगी?